कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका केवी क्लासेस बाय किशन सर में। मैं किशन विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के अभ्यास के प्रश्न। हमने दो भाग पहले बना रखे हैं, उन दो भागों को आप अच्छे से देखें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो उसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तभी ये तीसरा भाग आपके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू आज की कक्षा। यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न है सही विकल्प, तो दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है 2PbO, यानी Pb होता है लेड और O होता है हमारा ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा लेड ऑक्साइड हो जाएगा। और ये C का सिंबल होता है कार्बन का, ठीक है। तो जब लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करेगा तो इसने क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तो यानी यहाँ से ऑक्सीजन हट गई और किसके साथ जुड़ गई, कार्बन के साथ जुड़ गई। तो मैंने जो अपचयन और उपचयन अभिक्रिया अच्छी तरीके से समझा रखी है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है हमारी, कि जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है जुड़ती, वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ऑक्सीजन हट रही है और किसके साथ जुड़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो लेड के साथ तो हटी, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी। अब ये कौन सा कथन सत्य हमें बताना है। ऑप्शन मैंने लिख नहीं रखे हैं, आप किताब में अच्छे से देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये उपचयन अभिक्रिया भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया भी होगी हमारी। इसका उत्तर ये हो जाएगा एक तो। और कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी एक और, प्लस में अपचयन अभिक्रिया भी हो जाएगी। अपचयन अभिक्रिया क्यों होगी, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है, वो हटा लेड से, तो इस कारण से ये हमारी अपचयन अभिक्रिया भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, उपचयन और अपचयन, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। और पूरी अपचयन उपचयन अभिक्रिया मैंने भाग 2 में सारी जो अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, रिडॉक्स, ऑक्सीकरण, जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं, संयोजन, वियोजन, वो सारी भाग 2 में मैंने समझा रखी है। उसको अच्छे से देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ क्या है, फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम, यानी 2 एल्यूमिनियम के साथ अगर फेरस ऑक्साइड क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और फेरस हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल रहा है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर इससे एल्यूमिनियम से क्रिया कर ली और फेरस को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है, भगा दिया इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विस्थापित कर दिया, किसको विस्थापित कर दिया, फेरस को। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छे से देखना है, पूरी कक्षा आपको अच्छी तरीके से समझना है, अंत तक पूरी कक्षा देखें, ठीक है। तो अगला जो हमारा विकल्प है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। देखो लौह चूर्णों को काई से दर्शाते हैं, Fe से, ठीक है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक जो हमारा अम्ल होता है उसको काई से दर्शाते, उसका सूत्र जो होता है वो HCl होता है, ठीक है। जब डालेंगे तो क्या बनेगा, अब तो देखो Fe जो है इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा तो फेरस क्लोराइड बना लेगा, क्या बना लेगा, FeCl2 बना लेगा। और साथ में ये जो गैस है हाइड्रोजन, ये बाहर निकल जाएगी, ये निर्मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फेरस क्या करेगा, इस क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होता है, फेरस क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको वहां हिंदी में लिख रखा है, तो इसको अच्छे से ये कर ले। अब इसको संतुलित करना है हमें। देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ लगा देंगे। क्लोरीन कितना है, 2, तो वैसे ही 2 हो गया, ठीक है। ये संतुलित करना मैंने भाग 1 में अच्छे से समझा रखा है, उस वीडियो को अच्छे से देखें। और भी संतुलित करने के प्रश्न आगे आएंगे तो हम उन पे भी अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में अनुवाद कर उन्हें संतुलित कीजिए। मतलब हमें जो ये जो हिंदी में समीकरणों का रूप दे रखा है उसको रासायनिक समीकरण बनाना है, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखना है और उसके बाद उन्हें संतुलित भी करना है। तो देखो पहला हमारा क्या दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है।
ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है N2, हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, ठीक है। और ये संयोग करके क्या बना रहा है, हमारा अमोनिया बना रहा है, यानी NH3 बना रहा है। अब आप देखोगे कि हमें संतुलित भी करना है। संतुलित रासायनिक समीकरण भाग 1 में मैंने अच्छे से समझा रखी है, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करूंगा। तो पहले देखो कि नाइट्रोजन यानी N2 दे रखा है और यहाँ कितना है, N है। तो यहाँ पर 2 परमाणु हैं, यहाँ पर कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं, तो सीधी सी बात है कि मेरे को नाइट्रोजन के 2 चाहिए तो मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन का है वो मामला बिगड़ जाएगा। तो 2 तिया 6 ऐसे संतुलित करेंगे, यहाँ 3 तो थे और ये 2 का मल्टीप्लाई और होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 हो गए और हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 का गुणा हम कर देंगे, तो 3 दूना 6, इस प्रकार से ये संतुलित भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से व्यवस्थित संतुलित करना मैंने भाग 1 में बता रखा है, आप उसको जाके अच्छे से देख लें। दे रखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो हाइड्रोजन और सल्फाइड, अब हाइड्रोजन सल्फाइड का हमारे पास सूत्र होता है H2S। फार्मूले हमें सब याद होना चाहिए अच्छे से। फार्मूले अगर इनके याद नहीं हुए तो हम रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं कर पाएंगे। अब ये जो बोल रहा है वैसा वैसा हमें क्या करना है, लिखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो वायु मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, या ऑक्सीजन वायु में दहन होने पर जल एवं क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल मतलब जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, SO2 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है ये हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर ऑक्सीजन 2 और ये कितना हो गया, 3। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है। यानी हमारा ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 है, तो स्वाभाविक बात है कि हम यहाँ कितना लगा देंगे। देखो पहली बात तो अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूं तो 4 हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूं तो 2 ये और 2 ये कितना हो गए, 4 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और यहाँ 2 लगा रहा हूं तो मतलब यहाँ पर भी 2 हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो कैसे संतुलित करना, वैसे मैंने भाग 1 में बता रखा है अच्छे से, तो उस वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट चल रहा हूँ। 2 दूना 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। सल्फर कितने हो गए, 2, ये सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। अब ऑक्सीजन हमारा देखना है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, कितना है, 4 है। और इधर 4 हो गए और ये 2, 6 हो रहे। तो यहाँ हमें कितना लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको संतुलित कर लेंगे। अगला देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अब देखो ये एल्यूमिनियम सल्फेट पूरा एक है, अब इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट का भी अवक्षेप बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं, इनके फार्मूले हमें याद रखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है Al2SO और कोष्टक के बाहर मतलब ये हो जाएगा 3, ठीक है। सल्फेट का फार्मूला होता है SO4, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये हो गया हमारे पास। इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये अभिक्रिया करेगा, है ना, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला। अब ये अभिक्रिया कर रहा है, इसके बाद देखो आप कि एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, मतलब ये एल्यूमिनियम और ये क्लोरीन, ये एल्यूमिनियम जो इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, तो ये एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी AlCl3 बना लिया इसने, ठीक है। अब देखो कि ये बेरियम इससे क्रिया कर लेगा सल्फेट से, तो क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा, तो BaSO4। इस प्रकार से हमारे अभिक्रिया हो जाएगी कि एल्यूमिनियम सल्फेट किससे, बेरियम क्लोराइड से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है या बनता है, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। यहाँ कितना है एल्यूमिनियम हमारे पास,
एक ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम को 2 बना लेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारा 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 6। अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना है 2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लोरीन को 6 बनाने के लिए क्या का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा हमारे पास। अब बेरियम 3 हो गया तो इधर तो बेरियम एक ही है, तो इधर भी क्या करेंगे 3 कर देंगे। अब आप देखोगे कि सल्फेट हमारा कितना है 3 है पूरा, तो इधर कितना हो गया 3 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें भी होगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आप अच्छे से भाग 1 को देखें, उसमें मैंने पूरी विधि विधान से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना बता रखा है, ठीक है। अभी ये आपका भाग 3 है। अगर आप इससे नोट्स बनाते हो, ठीक है, भाग 1, 2 और ये अंतिम भाग है हमारा 3 अभ्यास के प्रश्न, अगर इससे नोट्स बनाते हो तो ये स्वाभाविक बात है कि आपके एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप इससे अच्छे से नोट्स बना ले, ठीक है, और आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा नोट्स बनाने में। चलिए साथियों, अगले पर बात करते हैं। निम्न रासायनिक समीकरणों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो हमें क्या करना है कि संतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, इन दोनों पक्षों में परमाणुओं या अणुओं की संख्या को हमें क्या करना है, बराबर करना। जिस प्रकार से हम जो तराजू होता है, ठीक है, उसके दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ जो भार होगा वो हमें बराबर करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3 और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम नाइट्रेट और इसको पढ़ेंगे जल। अब देखो HNO3 हमारा जो है और यहाँ पर नाइट्रेट कितना है 2, यहाँ नाइट्रेट कितना है, ठीक है 1 है। ये पूरा नाइट्रेट पूरा हमें देखना है NO3, और यहाँ NO3 तो है ही हमारा, लेकिन बाहर कितना लग रहा 2 लग रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा यहाँ नाइट्रेट 2 है और यहाँ कितना है 1 ही है। तो हमें क्या करना है, कड़ी पकड़ना है। उस कड़ी के आधार पर हमें देखना है कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। अब देखो यहाँ 2 दे रखा है और यहाँ कितना है 1 है, तो स्वाभाविक बात है मैं कितना लगा दूंगा यहाँ 2, इसको 2 करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ 2 लगाया तो आप देखोगे कि H हाइड्रोजन जो है वो इधर कितना है 2 है और इधर कितना हो गया 2 हो गया। देखो ये नाइट्रेट भी संतुलित हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब आप देखो कैल्शियम कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, ये हो गया हमारा। अब आप देखो कि यहाँ हाइड्रो ऑक्साइड या ऑक्सीजन को इधर देखो तो ये कितना है अभी पास, ये 2 है ना, इसको 2 बाहर लग रहा तो इसको 2 पढ़ेंगे अपन। हाइड्रोजन कितना है 2 है, अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, और हाइड्रोजन अभी हमारे पास 2 तो इधर हो गए हैं अभिकारक में, 2 ये और 2 ये, 4 चाहिए। इधर कितना है 2 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4। ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इधर भी हो गए कितने 2 हो गए। इस प्रकार से हमने ये संतुलित कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जो सल्फ्यूरिक हम क्या सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, H2SO4 से करवाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे सोडियम की इससे क्रिया करेगा तो Na2SO4 बना देगा, है ना। ये 2 लगाना अनिवार्य है क्योंकि सल्फेट की जो आयनों की संख्या होती है वो 2 ऋण होती है, ठीक है, और इसका कितना होता है 1 धनावेश इस पे उपस्थित होता है। तो यहाँ हमें कितना लगाना है 2 लगाना, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी क्रिया कैसे हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल से हो रही है, तो यहाँ सोडियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ सोडियम कितना है 2 है, तो स्वाभाविक बात है हमें यहाँ 2 लगाना है, ठीक है। अब ये 2 हो गए। अब देखो कि यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गया हाइड्रोजन। देखो ये 2 का गुणा है ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ 2 और 2 हाइड्रोजन कितना 4, लेकिन इधर कितना हाइड्रोजन 2 ही है, तो स्वाभाविक बात है हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब आप देखो कि सोडियम कितना 2, इधर भी सोडियम कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 तो ये और 2 ये 4, तो इधर क्या हुआ 2 दूना 4, यानी ये भी कितना हो गया हाइड्रोजन हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो यहाँ सल्फेट कितना है 1,
इधर सल्फेट कितना है 1। इस प्रकार से हमारी ये संतुलित हो गई। ठीक है, अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, किस प्रकार से मैं संतुलित कर रहा हूं। ठीक है, भाग 1 को और देख ले तो आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया काई से करवा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और हमारा सोडियम नाइट्रेट बनेगा साथ में। सोडियम कितना 1, इधर सोडियम कितना 1, इधर क्लोरीन कितना 1, इधर क्लोरीन कितना 1। ठीक है, इधर सिल्वर कितना है 1, इधर सिल्वर कितना है 1, नाइट्रेट कितना है 1 और ये नाइट्रेट कितना है 1। इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड की क्रिया कैसे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब आप देखो बेरियम कितना है 1, इधर बेरियम कितना है 1। ठीक है, क्लोरीन कितना है 2, इधर क्लोरीन कितना है 1, यहाँ क्लोरीन 2 है और इधर 1 ही है। तो हमें क्या करना है, क्लोरीन को इधर 2 बनाना उत्पाद में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का गुणा कर दो। जब हमने यहाँ 2 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और सल्फेट को देखो, सल्फेट कितना है 1 है तो 1 है, तो ये संतुलित हो गई। यहाँ अपने को 2 ही लगाना है। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से देखें, उतारना चाहो तो उतार भी सकते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि यहाँ दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है CaOH2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है CO2। ठीक है, इन दोनों से जब ये क्रिया करेगा तो कैल्शियम जो है वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, यानी CaCO3 बना लेगा और साथ में क्या करेगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। अब हमें करना है इसको संतुलित। कैल्शियम कितना है 1 है, इधर कैल्शियम कितना है 1 है। अब हाइड्रोक्साइड है तो अब यहाँ अलग अलग देखना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 और ये 3, कितना हो गए 4 हो गए। अब ऑक्सीजन तो 2 तो ये और 2 ये कितने 4, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 ये कितना 4 हो गए। ठीक है, कार्बन कितना है 1 है, इधर कार्बन कितना है 1 है, यानी इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये संतुलित है। अब आगे देखो, जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या करेगा, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाएगा। तो देखो जिंक का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा Zn प्लस ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा तो AgNO3। ठीक है, यानी सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है वो होता है AgNO3। ठीक है, चलिए तो ये क्या करेगा, जिंक इसके क्रिया करके किससे, इस सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा, यानी Zn है ना NO3। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो ये NO3 बना लेगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जो ये जिंक को क्या कर देगा, ये जो सिल्वर है जिंक है तो इसको सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या सिल्वर किधर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, तो ये बाहर चला गया। अब हमें करना है संतुलित। अब आप देखो जिंक 1 है, इधर सिल्वर ये नाइट्रेट कितना है 2 है, इधर यहाँ पर सिल्वर कितना है 1 है और नाइट्रेट कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो इस प्रकार से ये हमारा संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ सिल्वर कितना हो गया 2 हो गया, तो इधर सिल्वर भी हमें कितना चाहिए 2, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से जिंक 1 थे तो ये यहाँ भी 1 है, इधर सिल्वर कितने 2 हो गए, इधर सिल्वर कितने हो गए 2 हो गए, यहाँ नाइट्रेट कितना है हमारे पास 2 है, देखो ये 2 का मल्टीप्लाई किया था हमने, तो इधर भी कितना है 2 है। तो इस प्रकार से ये पूरे तरह से हमारा संतुलित हो गया है। चलिए आगे देखो, एल्यूमिनियम जब कॉपर क्लोराइड से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाता है, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण भी हम मान सकते हैं, भाग 2 में मैंने सारी अभिक्रियाएं बता रखी हैं, उनको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारा क्या हो जाएगा Al, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl3। इसका सूत्र ये होता है, कॉपर क्लोराइड जब कॉपर जो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो CuCl3 ये बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो ये जो एल्यूमिनियम है इस क्लोराइड से क्रिया करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा, यानी AlCl3। ठीक है, ये बना लेगा और यहाँ पर कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब देखो हमें क्या करना है, संतुलित इसको करना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास कॉपर कितना है, ठीक है 1 है, इधर कितना है 1 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 है और इधर एल्यूमिनियम कितना है 1 है। ठीक है,
क्लोरीन कितना है 3 है, इधर भी क्लोरीन कितना है हमारे पास 3 है, यानी इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला दे रखा है बेरियम क्लोराइड, जो पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ये आप करें, प्रयास करें। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रियाओं का प्रकार भी हमें बताना है। तो हमें तो जो हिंदी में लिख रखी है समीकरण है कुछ, उनको हमें सूत्रों के रूप में बताना है और उसके बाद इनका प्रकार भी हमें बताना है। तो चलिए साथियों चलते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, अब पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या है, अब पोटेशियम का जो फार्मूला होता है वो के, ब्रोमाइड जो हमारा क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। ठीक है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र हो गया। प्लस अब बेरियम आयोडाइड जो हमारा है, ठीक है, तो बेरियम आयोडाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है BaI2। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पोटेशियम ब्रोमाइड है ये किससे अपने आयोडीन से क्रिया करके लेगा, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा। और उधर क्या निकल जाएगा, जो वो ये जो बेरियम है हमारा, ये ब्रोमीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड बना लेगा, बेरियम ब्रोमाइड बना लेगा। ठीक है, BaBr2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसे संतुलित भी करना है हमें। तो देखो यहाँ के कितना है 1 है, इधर के कितना है 1 है। ठीक है, ब्रोमीन कितना है 1 है और इधर कितना है 2 है। तो हमें 2 चाहिए, तो इधर क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो पोटेशियम हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ कितना है 1 ही है, तो हमें यहाँ कितना चाहिए 2, तो इधर भी 2 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 2 पोटेशियम हो गए, इधर भी 2 पोटेशियम हो गए। आयोडीन कितना हो गया 2 हो गया, देखो ये 2 है ना, दोनों में लगेगा। ठीक है, और यहाँ आयोडीन कितना है 2 है। ब्रोमीन यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, यानी ये हमारी क्या हो गई संतुलित हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम ने क्रिया करी आयोडीन से और बेरियम ने क्रिया करी किससे, ब्रोमीन से। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हो जाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, इसका प्रकार भी हमें बताना था। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जिंक है हमारा और कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट जब है ना टूटेगा, इसको तोड़ेंगे अपन उष्मा देकर, तो क्या बना लेगा, ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा, यानी ZnO बना लेगा। और साथ में क्या निकलेगी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट जो था उसको हमने क्या किया, उष्मा दी, ठीक है, या गर्म किया, तो ये काय में टूट गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब यहाँ जिंक कितना है 1 है, इधर जिंक कितना है 1 है, कार्बन कितना है हमारे पास, ठीक है 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 3 है, तो इधर 2 और 1 3, यानी ये संतुलित है। ठीक है, लेकिन हमें अभिक्रिया का प्रकार भी बताना। अब देखो यहाँ जिंक कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी, उष्मा शोषी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी, यानी जिसमें पदार्थों को जो अभिकारक होते हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, उष्मा की आवश्यकता होगी, तो वह हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया है हमारी, उष्मा शोषी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन जब किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 बना देंगे। क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये संतुलित तो हो गया है, अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है। अब अभिक्रिया के प्रकार बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक तत्व जब दूसरे तत्व से क्रिया करके एक एकल उत्पाद बनाता है, एकल मतलब एक ही उत्पाद बना रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन। ठीक है, यानी 2 अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया। अगला दे रखा है मैग्नीशियम, ठीक है, जब किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, यानी मैग्नीशियम किससे क्रिया कर लेगा, क्लोरीन से, तो ये Mg
Cl2 बना लेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन H2। अब इसको करना है हमें संतुलित, तो हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, तो हम क्या कर देंगे 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे कि क्लोरीन भी इससे संतुलित हो जाएगा। ठीक है, एक कड़ी पकड़ में आ जाती है हमारे, तो सारा संतुलित करना कोई कठिन नहीं है। ठीक है, और भाग 1 में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा संतुलित हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप देखो कि मैग्नीशियम ने क्लोरीन से क्रिया करी, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर विस्थापित कौन हुआ, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बाहर निकला, तो अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, है ना, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी क्या किया, मैग्नीशियम ने क्लोरीन से क्रिया करके जो साथ में था हमारा हाइड्रोजन, उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। भैया ये मैग्नीशियम पैसे वाला था। ठीक है, ये उदाहरण मैंने पहले भी ले रखा है। और ये हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है वो कम पैसे वाला था, क्लोरीन ज्यादा पैसे वाला था। तो पैसे वालों ने क्या किया, एक साथ आ गए, बेचारे हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से हम नॉर्मल से उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक उदाहरण लिया था अपने इस द्विविस्थापन का, आटा साटा जो हम करते हैं। ठीक है, नॉर्मल से उदाहरण के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है कि श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो, ऊष्मक्षेपी का अर्थ होता है कि अंत में क्या बनना, ऊष्मा बनना, जो उत्पाद है हमारा उसके साथ साथ में क्या बनना, ऊष्मा निर्मुक्त होना, या ऊष्मा का बनना, या ऊर्जा का निर्मुक्त होना। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के रूप में जो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वही ऑक्सीजन जो होती है वह किसके रूप में, हमारे जो भोजन होता है उसको पचाने में सहायता करती है। अब जो भोजन पच जाता है तो उसके साथ में उत्पाद के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, जैसे कि हम भूखे हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, जैसे हमने खाना खाया तो हमें एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, तो वो ऊर्जा जो निर्मुक्त हो रही है वो किसके कारण निर्मुक्त हो रही है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया हो रही है हमारे शरीर के अंदर। तो देखो किस प्रकार से मैंने उसका उत्तर भी लिख रखा है कि श्वसन के दौरान जो हम क्या कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, मैंने अभी सिंपल भाषा में बताया है आपको वो कोई चीज। तो ऑक्सीजन द्वारा जो हमारा भोजन क्या हो रहा है, वो विघटित हो रहा है या पच रहा है, तो अर्थात वह क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, ह्रास हो रही है उसमें। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, हमारा ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण से श्वसन को क्या कहा जाता है ना, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखो, इसका जो हम समीकरण लिखेंगे वो किस प्रकार से है कि ये हमारा भोजन हो गया C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज है हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ जो है हम ले क्या रहे हैं शरीर के अंदर, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन द्वारा ये विघटित होगा। विघटित का अर्थ होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, विखंडित होना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये विघटित हो गया ये ऑक्सीजन की सहायता से, तो क्या बनाया उसने, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाया, जल बनाया, और साथ में क्या निर्मुक्त हुई, ऊर्जा निर्मुक्त हुई। तो ये जो ऊर्जा या ऊष्मा हमारे शरीर में बन रही है, तो ये इस कारण से अंत में उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रही है। इस कारण से हम क्या कहेंगे इसको, कि श्वसन को क्या कहेंगे, कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आपको अच्छे से देखना है, इसको समझना है ना, हमें पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, खाली ये समीकरण याद रख लो। यहीं से मैं एक बार और उत्तर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि जो हमारा ये भोजन है, तो भोजन जो है वो ऑक्सीजन की सहायता से क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो विघटित होने के बाद क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, उत्पाद के रूप में, उसके साथ में क्या निर्मुक्त हो रही है, ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो भोजन हमारा विघटित हो रहा है ऑक्सीजन की सहायता से, तो उसके साथ साथ में क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इस कारण से हम इसको श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा दे रखा है, उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। अब देखो यहाँ पर ऊष्मा, प्रकाश और क्या दे रखा है, विद्युत, इन तीनों के रूप में ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है उनको, वियोजन अभिक्रियाओं में। वियोजन का अर्थ क्या होता है कि एक एकल अभिकारक होता है, एक ही अभिकारक होता है। ठीक है, या यौगिक होता है,
वो है ना दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होंगे वो दो या दो से अधिक है ना तत्व या यौगिक हमें प्राप्त होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो कि पहला जो हम क्या ले ले उष्मा के रूप में, तो सिंपल सा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी चूना पत्थर। अब चूना पत्थर है हमारा, तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए हमें काई की आवश्यकता होगी, उष्मा की, ठीक है, या गर्म करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यानी एक ही अभिकारक था और उत्पाद कितने बने, दो या दो से अधिक, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो देखो काय की बात हो रही है, प्रकाश की, तो हमारा सिल्वर जो क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl जो होता है 2, तो अगर हम वहां पर प्रकाश अगर देते हैं, इससे प्रकाश की उपस्थिति अगर होगी तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये काय में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं किसका, विद्युत के लिए, ठीक है, विद्युत के लिए, तो विद्युत के लिए जो है, जो जल होता है हमारा H2O, तो ये जो जल है ये किसके माध्यम से टूटता है, विद्युत अपघटन विधि भी हम बोल सकते हैं। तो विद्युत अपघटन विधि या विद्युत के माध्यम से ये क्या हो जाएगा, एक एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक होता है, वो क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। यानी हाइड्रोजन और किस में टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन में। अब हम इनको कर लेंगे संतुलित तीनों को, ये ऑलरेडी संतुलित है, ये भी संतुलित है, और यहाँ हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, तो हमें ऑक्सीजन यहाँ इधर दो बनाने हैं तो दो का मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ भी हम कितना कर देंगे, 2 और लगा देंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इनको संतुलित भी कर लेंगे, और तीनों समीकरणें जो हैं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में हमने इसको अच्छे से कर लिया है। आप देख लो, और भी अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही उदाहरण है हमारे पास, और भी कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं कि सिल्वर शोधन में सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है कि एक तो ये ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है हमें क्या लिखना है, अभिक्रिया लिखना है, ठीक है। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, AgNO3 हमारा, ठीक है, को थोड़ा पास में लिखते हैं AgNO3। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि इससे सिल्वर प्राप्त करना हमें, तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी क्रिया किससे करवा रहे हैं, कॉपर से करवाएंगे। जब कॉपर से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, है ना, ये कॉपर क्या करेगा कि इसको विस्थापित कर देता है, किसको, इस सिल्वर से इस नाइट्रेट को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब जैसे ये सिल्वर विस्थापित हुआ तो अब देखो कि कॉपर नाइट्रेट बना लिया और इधर सिल्वर क्या हो गया, विस्थापित, यानी सिल्वर प्राप्त हो जाता है। नाइट्रेट कितना है यहाँ पर, 2 है, तो हमें ये नाइट्रेट 2 बनाने के लिए 2 का गुना करना पड़ेगा, इधर भी हमें संतुलित करने के लिए जो Ag है वो 2 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसके लिए मैंने भाग 2 में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है इसको भी आप भाग 2 में जो मैंने वीडियो डाल रखा है इससे पहले वो अच्छे से देखें, ठीक है। वियोजन संयोजन अभिक्रिया ये भी मैंने भाग 2 में बता रखा है, ठीक है। विस्थापन और द्विविस्थापन, ये जितनी भी प्रकार की अभिक्रियाएं हमारी ये सारी हमारे काय में है, भाग 2 में है, ठीक है। अगला जो 19वां 20वां ये सारे भाग 2 आप अच्छे से देख लें, सारे प्रश्न हैं हमारे पास 19वां 20वां। लोहे, एक और प्रश्न जो हमारा है कि प्रश्न क्रमांक 18वां कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, तो पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि वह उस पर जंग ना लगे, और जंग क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जो पेंट होता है उसके लोहा जो होता है वो क्या करता है कि वायु से और जल से क्रिया करके क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है। ये भाग 2 आप अच्छे से देख लें, ये पूरे अभ्यास के प्रश्न हमने एक एक करके पूरे इस पर चर्चा कर ली है, ठीक है। और आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। धन्यवाद। आशा है आज की कक्षा में आपको आनंद आया होगा, जो हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। पूरी कक्षा को
अंत तक देखना है, ठीक है, अच्छे से, और एक एक करके नोट्स आपको बनाना है, तभी आपके समझ में आएगा। और भी हम आगे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, केवी क्लास से जुड़े रहें, और भी आपसे पढ़ाई से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहेंगे प्रतिदिन, ठीक है। धन्यवाद।